हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी फैंटेसी फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें किताबों में छुपे किरदार असल जिंदगी में बाहर आ जाते हैं। जिस फिल्म का नाम है इंक हार्ट। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसके पास एक खास ताकत होती है। जब भी वो किसी किताब को जोर से पढ़ता है तो उस किताब के किरदार हकीकत में सामने आ जाते हैं, लेकिन इसके बदले में एक कीमत भी चुकानी पड़ती है, क्योंकि जब भी कोई किरदार किताब से इस दुनिया में आता है तो बदले में कोई असली इंसान उस किताब के अंदर चला जाता है। और ये फिल्म उसी आदमी और उसकी बेटी की जर्नी को दिखाती है जो इस रहस्य को सुलझाने और अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक खतरनाक सफर पर निकलते हैं। तो चलिए अब पूरी कहानी को समझते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसके पास एक खास ताकत होती है जिसे सिल्वर टंग कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी वो कोई किताब जोर से पढ़ता है तो उस किताब के किरदार से लेकर किताब की सारी चीजें असल जिंदगी में सामने आ जाते हैं। अब हमें उस इंसान की फैमिली भी दिखाई जाती है जहां एक दिन वो अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ एक कहानी पढ़ रहा होता है जो थी एक रहस्यमय लाल पर्दे की। फिर थोड़ी ही देर बाद वही लाल पर्दा असल में उनके घर के सामने आ जाता है। इस वक्त उनकी बेटी बहुत छोटी होती है। फिर कहानी 12 साल बाद की दिखाई जाती है और वो लड़की अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी मम्मी रेसा उसके साथ नहीं थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी मम्मी कहाँ गई। वहीं सिल्वर टंग और उसकी बेटी दोनों को ही किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। इसी शौक की वजह से ये दोनों एक दिन बुक एग्जीबिशन में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक खास किताब की तलाश होती है जिस बुक का नाम था द इंक हार्ट। ये दोनों एक बुक शॉप में जाने वाले होते हैं, लेकिन सिल्वर टंग की बेटी बाहर ही रुक जाती है। उस बुक शॉप में उसे इंक हार्ट की किताब मिल जाती है जिसे वो छिपाकर अपने पास रख लेता है। कुछ देर बाद जब सिल्वर टंग बुक शॉप से बाहर आता है तो हमें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। वो देखता है कि एक अजनबी आदमी उसकी बेटी से बात कर रहा है। इस आदमी का नाम होता है डस्ट फिंगर। डस्ट फिंगर उससे सीधा सवाल करता है कि क्या तुम्हें वो किताब मिल गई है, और अगर मिल गई है तो क्या तुम उसे पढ़ नहीं सकते। सिल्वर टंग उसे जवाब देता है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, मगर फिर डस्ट फिंगर बताता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं इस दुनिया में आ गया हूँ। अब तुम्हें वही किताब फिर से पढ़नी होगी ताकि मैं वापस अपनी दुनिया में जा सकूं। इसका मतलब था कि शायद पहले कभी सिल्वर टंग ने एक बुक को पढ़कर डस्ट फिंगर को असल जिंदगी में लाया हो, लेकिन उससे किसी वजह से वापस नहीं भेज पाया। अब डस्ट फिंगर की बात को सुनकर सिल्वर टंग ऐसा करने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने अब किताबें पढ़ना छोड़ दिया है और वो किताब भी मेरे पास नहीं है। डस्ट फिंगर उसे चेतावनी देता है कि अगर वो किताब नहीं पढ़ेगा तो मैं कैप्रिकॉन को तुम्हारे लोकेशन का पता बता दूंगा और वो तुम्हें जबरदस्ती किताब पढ़वाएगा। सिल्वर टंग गुस्से में आकर उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है और अपनी बेटी को लेकर तेजी से वहाँ से निकल जाता है। बेटी रास्ते में पूछती है कि पापा वो आदमी कौन था और वो हमसे क्या चाहता था। सिल्वर टंग उसका सवाल टाल देता है और जवाब देने से इनकार कर देता है और कहता है कि छोड़ो ये सब, हम अभी तुम्हारी दादी के घर जा रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि सिल्वर टंग अक्सर अपनी लोकेशन बदलता रहता है और वो कभी भी एक जगह पे ज्यादा समय तक नहीं रहता था। इस बार वो अपनी बेटी को लेकर अपनी मासी के घर जाता है। अब रात को बहुत तेज बारिश हो रही होती है। उसी बारिश में अचानक डस्ट फिंगर फिर से वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सिल्वर टंग अभी कहाँ है। वो उसका पीछा करते करते वहाँ तक आ गया था। जैसे वो आता है वो सिल्वर टंग से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरे लिए किताब पढ़ो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैंने सब कुछ कैप्रिकॉन को बता दिया है और अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि उसके लोग तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ आने वाले हैं। थोड़ी ही देर में कैप्रिकॉन की टीम वहाँ पहुँच जाती है। वे सिल्वर टंग के साथ साथ उसकी बेटी और मौसी सभी को उठा के अपने अड्डे में ले जाकर बंदी बना लेते हैं। अब जेल में जब उसकी बेटी उससे सवाल करती है ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें बंदी क्यों बनाया गया है, तो सिल्वर टंग अपनी बेटी को बताता है कि जब वह छोटी थी तब उसने इंक हार्ट नाम की एक किताब पढ़ी थी, जिसे पढ़ने के बाद उस कहानी के कुछ खतरनाक लोग असली दुनिया में आ गए थे, जैसे कैप्रिकॉन और डस्ट फिंगर। डस्ट फिंगर जो आग से खेलता है, जबकि कैप्रिकॉन इस कहानी का एक साथी चोर है। लेकिन उसी समय तुम्हारी मॉम किताब के अंदर चली गई थी, यानी जब कुछ बाहर आया तो कोई अंदर चला गया। अब डस्ट फिंगर वापस अपनी कहानी में लौटना चाहता है, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकता।
होता। इसके बाद इन्हीं कैप्रिकॉन के पास ले जाया जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि कैप्रिकॉन ने उसके ही जैसे एक और सिल्वर टंग को पकड़ कर रखा है, जिसके मदद से उसने अपने लोगों और इस किले को किताब की दुनिया से असली दुनिया में ले आया है। लेकिन एक दिक्कत थी कि वो सिल्वर टंग जिसे भी किताब से बाहर लाता है, उनके शरीर में किताब की लिखावट छप जाती है या फिर कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। इसलिए उसे कई दिनों से सिल्वर टंग की तलाश थी। जहाँ उसे एक किताब पढ़ने को दी जाती है, वो बुक होती है अली बाबा एंड द 40 थीव्स। अब कैप्रिकॉन कहता है कि इसे जोर से पढ़ो ताकि इस किताब की चीजें असल जिंदगी में आ सके। जैसे ही सिल्वर टंग पढ़ना शुरू करता है, आसमान से सोने की बारिश होने लगती है और साथ ही उस कहानी का एक किरदार भी असली दुनिया में आ जाता है, जिसका नाम कासिम होता है। अब कैप्रिकॉन को पहले से ये सब पता होता है, इसलिए वह अपनी टीम का एक आदमी उस कहानी की दुनिया में भेज देता है ताकि सब कंट्रोल में रहे। सिल्वर टंग हैरान होकर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझसे दूसरी किताब क्यों पढ़वाई। कैप्रिकॉन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे दूसरी दुनिया में नहीं जाना है, मुझे तो यहीं रहना है इस सोने के साथ, क्योंकि उसके लिए ये दुनिया काफी अच्छी थी और यहाँ उसे कोई तकलीफ भी नहीं थी। इसके बाद वो एक खुलासा करता है कि मैंने जितनी भी इंक हट किताबों की कॉपीज अब तक देखी है, उन्हें जला चुका हूँ और जो भी कॉपी मुझे आगे मिलेगी मैं उसे जला दूंगा, क्योंकि मैं वापस उस दुनिया में नहीं जाना चाहता। पीछे खड़ा डस्ट फिंगर ये सब सुन रहा होता है। वो कैप्रिकॉन से कहता है कि मैंने तुम्हें सिल्वर टंग का पता इसलिए बताया ताकि हम सब वापस अपने दुनिया में जा सके, और अगर तुम वापस नहीं जाना चाहते तो कम से कम मुझे तो जाने दो, मुझे बस मेरी दुनिया में वापस भेज दो। लेकिन कैप्रिकॉन बहुत ही ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जाना चाहते हो या नहीं, क्योंकि अगर मैं गलती से वापस चला गया तो फिर से उसी पुरानी दुनिया में पहुंच जाऊंगा जहां मेरी जिंदगी एक नौकर जैसी थी। कैप्रिकॉन इतने पर ही नहीं रुकता, वो इंक हट की एक और कॉपी लेकर आता है और उसे आग में फेंक देता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं ये किताब दोबारा न पढ़ ली जाए और वो गलती से फिर उस दूसरी दुनिया में ना चला जाए। फिर हमें दिखाया जाता है कैप्रिकॉन उन सभी लोगों को एक तहखाने जैसी जगह में बंद कर देता है। वहीं दूसरी तहखाने में एक लड़की होती है। उसी तहखाने में डस्ट फिंगर उस लड़की से बात करता है। डस्ट फिंगर उस लड़की से पूछता है कि तुम अब तक कितनी बार यहाँ से भागने की कोशिश कर चुकी हो, लेकिन वो लड़की कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि वह गूंगी होती है। तब डस्ट फिंगर उससे पूछता है, अगर तुम्हें दोबारा मौका मिले तो क्या तुम यहाँ से भागोगी। इस पर वह लड़की सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। डस्ट फिंगर उससे उसके फैमिली के बारे में पूछता है तो वह लड़की डस्ट फिंगर को एक ड्राइंग दिखाती है। उस ड्राइंग में सिल्वर टंग और उसकी बेटी दोनों बने हुए होते हैं। यह देखकर डस्ट फिंगर हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि ये सिल्वर टंग की पत्नी है, मगर डस्ट फिंगर लड़की को इस बारे में कुछ नहीं बताता। वहीं दूसरी ओर सिल्वर टंग यह सोचकर दुखी रहता है कि उसकी पत्नी किसी कहानी की किताब में चली गई है और शायद अब कभी वापस नहीं आ पाएगी। लेकिन डस्ट फिंगर को सारी सच्चाई पता होती है, फिर भी वो यह बात सिल्वर टंग को नहीं बताता। अब क्यों नहीं बताता यह आपको आगे पता चलेगा। इधर सिल्वर टंग अपने आप को कोसता है कि काश मेरे पास इंक हार्ट की किताब होती तो मैं उसे पढ़कर कैप्रिकॉन को उसकी दुनिया में भेज देता और अपनी पत्नी को वापस ला पाता। उसका असली मकसद यही होता है, अपनी पत्नी को वापस लाना। इसके बाद डस्ट फिंगर सिल्वर टंग को एक प्रस्ताव देता है कि क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर वो किताब ढूंढे और तुम अपनी पत्नी को वापस ले आओ और मुझे और उस कैप्रिकॉन को किताब की मदद से हमारी दुनिया में भेज दो। सिल्वर टंग उसकी बात सुनकर कहता है, लेकिन हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। इस पर डस्ट फिंगर उसे एक किताब देता है। उस किताब में एक बहुत ही भयानक तूफान का जिक्र होता है। अब जैसे ही सिल्वर टंग उस तूफान के बारे में पढ़ता है, वहाँ सच में जोरदार तूफान आ जाता है। हवा इतनी तेज चलने लगती है कि सब कुछ तबाह होने लगता है। तूफान की वजह से सब लोग उस बेसमेंट से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सिल्वर टंग की पत्नी एक बेसमेंट के अंदर से डस्ट फिंगर से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन डस्ट फिंगर उसकी कोई मदद नहीं करता और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अब ये लोग उस लेखक के पास आते हैं जिसने इंक हट किताब लिखी थी। वहाँ जाकर वे लेखक को सारी घटना के बारे में बताते हैं और उनसे इंक हट की किताब मांगते हैं ताकि सब कुछ पहले जैसा किया जा सके। अब उसकी बातें सुनकर लेखक उन्हें उस किताब की ब्लूप्रिंट कॉपी देता है। जैसे ही लेखक पेपर देता है, डस्ट फिंगर बहुत खुश हो जाता है और तुरंत कहता है, लो किताब मिल गई, अब मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दो।
लेकिन सिल्वर टंग कहता है नहीं, पहले मैं अपनी पत्नी को वापस लाऊंगा, फिर तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनते ही डस्ट फिंगर डर जाता है और उसे सच बताना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर वो अब झूठ बोलेगा तो उसे और इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही डस्ट फिंगर उसे सच बताता है कि उसकी पत्नी पहले से यही है, सिल्वर टंग को बहुत गुस्सा आता है। वह चिल्लाकर कहता है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर डस्ट फिंगर बताता है कि वे जिस बेसमेंट में कैद थे उसी के दूसरे हिस्से में उसकी पत्नी भी कैद थी। ये सुनकर सिल्वर टंग का गुस्सा और बढ़ जाता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। डस्ट फिंगर गुस्से में चिल्लाकर कहता है क्या मेरी कोई फैमिली नहीं है? क्या मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए बना हूँ? मैं भी अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। इन बातों को सुनकर सिल्वर टंग शांत हो जाता है और फिर अपनी बेटी को उस लेखक के पास उसके घर में छोड़ देता है ताकि वह खतरे से दूर रहे। फिर सिल्वर टंग और डस्ट फिंगर दोनों ही उसकी पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब सिल्वर टंग, डस्ट फिंगर और कासिम तीनों वहां पहुंचकर घरों के छत से होकर छिपते हुए उस कमरे तक जाते हैं जहां पहले उसकी पत्नी थी और बाहर दोनों पहरा देते हैं कि कोई आ ना जाए। कि तभी कैप्रिकॉर्न के कुछ आदमी उन दोनों को देख लेते हैं। अब कैसे भी करके कासिम वहां से तो भाग निकलता है, लेकिन डस्ट फिंगर उनके हाथों पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसे कैद खाने में डाल दिया जाता है। अब हमें लेखक के घर का सीन दिखाया जाता है जहां सिल्वर टंग की बेटी भी उसके साथ रह रही होती है। वहां पे वह एक किताब पढ़ रही होती है जिसमें एक कुत्ते का जिक्र होता है। जैसे ही वह उस कुत्ते के बारे में पढ़ती है, वही कुत्ता सच में उसकी आंखों के सामने जमीन पर प्रकट हो जाता है। इसका मतलब था सिल्वर टंग की बेटी भी एक सिल्वर टंग है, यानी उसमें भी वही शक्ति है जो उसके पिता में है। लेकिन तभी कैप्रिकॉर्न के गार्ड सिल्वर टंग की तलाश में लेखक के घर तक आ जाते हैं, लेकिन सिल्वर टंग की बेटी को पकड़ने से पहले वे लोग वहां मौजूद कुत्ते को देखकर चौंक जाते हैं। लेखक जान जाता है कि ये डॉग तो मेरी लिखी एक कहानी की तरह है। तब उन्हें भी अंदाजा हो जाता है ये लड़की भी एक सिल्वर टंग है जो किताब से किरदार को बाहर निकाल सकती है। जिसके बाद दोनों को कैप्रिकॉर्न के किले में ले जाया जाता है, जहां कैप्रिकॉर्न उसका टेस्ट लेने के लिए उसे एक किताब पढ़ने को देता है। उस बुक को पढ़ते ही उसके अंदर की चीजें बिल्कुल सही ढंग से असल दुनिया में आ जाती है। ये सब देख कैप्रिकॉर्न काफी खुश होता है। इसके बाद उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। कैप्रिकॉर्न बताता है कि उसके पास अब भी इंकहार्ट किताब की एक कॉपी है और उसका इरादा है कि उस किताब से शैडो नाम के एक और सबसे खतरनाक किरदार को इस दुनिया में लाएगा, जिससे पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी और सब कैप्रिकॉर्न के गुलाम बन जाएंगे। मगर सिल्वर टंग की बेटी बुक पढ़ने से इनकार कर देती है, जिसके बाद उसे उसके मम्मी के पास ले जाया जाता है, जहां उसकी मॉम को एक जाल से बंदी बनाया गया था। फिर उसे धमकी दी जाती है कि अगर तुमने आज रात तक किताब नहीं पढ़ी तो तुम्हारी मॉम मारी जाएगी। जिसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। वही बगल वाले जेल में डस्ट फिंगर भी कैद था। वो डस्ट फिंगर को सारी बातें बता देती है कि आखिर आज कैप्रिकॉर्न उनसे क्या करवाने वाला है। अब थोड़ी देर बाद कैप्रिकॉर्न का एक आदमी उन्हें चेक करने के लिए वहां आ जाता है, मगर तभी डस्ट फिंगर चकमा देकर उसे ही जेल में बंद कर देता है और फिर खुद वहां से भाग जाता है। वह तुरंत दौड़कर सिल्वर टंग के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी भी यही है और कैप्रिकॉर्न के पास अब भी इंकहार्ट की किताब की एक कॉपी है। फिर डस्ट फिंगर आगे बताता है कि आज कैप्रिकॉर्न तुम्हारी बेटी से वही किताब पढ़वाने वाला है, क्योंकि वो भी एक सिल्वर टंग है जिसके मदद से शैडो नाम का सबसे खतरनाक किरदार इस दुनिया में आ जाएगा। इसके बाद सीन बदलता है और हमें उस जेल का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ सिल्वर टंग की बेटी कैद है। वहीं पर लेखक भी होता है। वह फिर से कहानी लिखना शुरू करता है और सिल्वर टंग की बेटी से कहता है कि तुम कैसे भी इसे पढ़ना, इसे पढ़ते ही सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी कहानी पूरी नहीं हो पाती कि कैप्रिकॉर्न के आदमी वहां आ जाते हैं और सिल्वर टंग की बेटी को ड्रेसअप करने के लिए वहां से ले जाते हैं। अब रात को उस समारोह में सभी लोग इकट्ठा होते हैं जहां सिल्वर टंग की बेटी को बड़े अच्छे से सजाकर वहां लाया जाता है। जिसके बाद वो किताब पढ़ना शुरू करती है। जैसे ही वह किताब पढ़ती है, शैडो एक भयंकर साया जैसा इस दुनिया में प्रकट हो जाता है। शैडो दिखने में बहुत ही बड़ा और भयानक राक्षस होता है। उसका पूरा शरीर बिल्कुल राख से बना हुआ था। अब जैसे ही
कैप्रिकॉन शैडो को देखता है वह बहुत खुश हो जाता है क्योंकि शैडो उसकी हर बात मानता था। वहीं लेखक और सिल्वर टंग की वाइफ भी एक पिंजरे में कैद थे। लेखक ने अब उस कहानी में कुछ चेंजेस करके कहानी को पूरा कर लिया था और अब उस पेज को वो एक कुत्ते के जरिए सिल्वर टंग की बेटी तक पहुंचाता है। जैसे ही उसकी बेटी के पास वह पेज पहुंचता है वह उसे पढ़ना शुरू कर देती है। उस पेज में लिखा होता है कि जिन जिन लोगों को शैडो ने मारा है उनकी सारी तकलीफें शैडो को भी महसूस होने लगे और वो कैप्रिकॉन के खिलाफ हो जाए। अब धीरे धीरे शैडो कैप्रिकॉन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसा जैसा सिल्वर टंग की बेटी बोल रही होती है बिल्कुल वैसा ही असल जिंदगी में हो रहा था। वहीं जब सिल्वर टंग की बेटी वह पेज पढ़ रही होती है कि तभी कैप्रिकॉन की एक शागिर्द वह पेज उससे छीन लेती है और वह उसे छीन कर भाग जाती है। अब शैडो वहीं अपनी जगह पर रुक जाता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी भगदड़ में सिल्वर टंग भी दौड़ते हुए वहां आकर सीधे कैप्रिकॉन पर हमला कर देता है। अब कैप्रिकॉन की सारी योजना बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है। सिल्वर टंग अपनी बेटी से कहता है तुम्हें कहानी आगे पढ़नी चाहिए, लेकिन उसके पास तो पेज ही नहीं था। तभी सिल्वर टंग उसे एक पेन फेंक कर देता है और कहता है तुम्हें अब कहानी अपने हाथ पर लिख कर पढ़नी होगी। फिर उसकी बेटी फटाफट अपने हाथ पर कहानी लिखती है और पढ़ना शुरू कर देती है। वो लिखती है कि कैप्रिकॉन राख में बदल जाए, शैडो अपनी दुनिया में वापस चला जाए और हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और जितने भी इस किताब से आए हुए किरदार मेरी नजर में हैं वे सभी वापस किताब की दुनिया में चले जाए। सारी कहानी पूरी होते ही सभी किरदार अपनी दुनिया में लौट जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच डस्ट फिंगर और कासिम अकेले ऐसे होते हैं जो अपनी दुनिया में नहीं लौट पाते क्योंकि जब बाकी सब जा रहे थे तब वो वहाँ मौजूद ही नहीं था, इसलिए वो यहीं रह जाता है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ डस्ट फिंगर कासिम को बता रहा होता है कि अब सिल्वर टंग मेरे लिए किताब क्यों पढ़ेगा। उसकी पत्नी भी मिल गई, अब उसे मेरी कोई परवाह नहीं होगी। लेकिन डस्ट फिंगर की ये सोच गलत साबित होती है। कुछ ही देर बाद सिल्वर टंग खुद डस्ट फिंगर के पास आता है और उसकी किताब पढ़ता है। किताब पढ़ते ही डस्ट फिंगर अपनी दुनिया में चला जाता है। अपनी दुनिया में लौटकर वो बहुत खुश होता है और वह अपनी पत्नी से भी मिलता है, मगर कासिम यही रुक जाता है क्योंकि उसकी बेटी उसे पसंद करती थी, तो वो अपने पिता को उसे भेजने से मना कर देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।